नमस्कार। उत्तराखंड के इतिहास की इस खास सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस कड़ी में मैं उत्तराखंड के प्राग इतिहास काल और उत्तराखंड के आदि इतिहास काल पे पूर्व चर्चा कर चुका हूं और इसी सीरीज में मैं अब उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल पर अब आपके साथ चर्चा प्रारंभ कर रहा हूं। इतिहास काल को समझने के लिए हमें सबसे पहले स्रोतों का अवलोकन या मूल्यांकन करना पड़ेगा। हमारे पास दो प्रकार के स्रोत होते हैं, एक हमारे पास पुरातात्विक स्रोत होते हैं और दूसरे हमारे पास साहित्यिक स्रोत होते हैं। अगर हम पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो उत्तराखंड की जमीन पर सबसे चर्चित पुरातात्विक स्रोत अशोका काल से शिलालेख है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यमुना और टॉन्स नदी के तट पे अशोका काल से शिलालेख स्थित है। ईसा से 257 वर्ष पूर्व अशोक ने इस शिलालेख को इस क्षेत्र में स्थापित किया था। इस शिलालेख की अगर हम भाषा की बात करें तो प्राकृत का इस्तेमाल किया गया है और लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया गया है। लंबे अंतराल के बाद अंग्रेज पुरातत्व वेता फॉरेस्ट के द्वारा वर्ष 1860 में इसकी खोज की गई, अर्थात इसकी जानकारी सार्वजनिक की गई। अशोक का यह काल से शिलालेख हमें जानकारी देता है कि इस क्षेत्र को क्या कहते थे और इस क्षेत्र के उत्तर में निवास करने वाले लोग किस नाम से जाने जाते थे। अशोक ने इस क्षेत्र को अपरांत कहा है तथा इसके उत्तर में निवास करने वाले लोगों को पुलिंद कहा है। पुलिंद से तात्पर्य हमारा कुलिंद राजवंश से है। इस शिलालेख में अशोक की जानकारी देता है कि हमें अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए और मानव और पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था की अशोक बात करता है। हाथी को आसमान से उतरते हुए चित्र इसमें हमें दिखते हैं तथा हाथी के पैरों में गजतमे शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार हम कालसी शिलालेख के अतिरिक्त और शिलालेखों की बात करें तो राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख दूसरा हमारे पास चर्चित अभिलेख है। ईसा से 600 वर्ष पूर्व लाखामंडल क्षेत्र में हमें राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख मिला है। इस अभिलेख से हमें जानकारी मिली है कि राजकुमारी ईश्वरा का विवाह पंजाब के राजकुमार चंद्रगुप्त के साथ हुआ था। हमें ध्यान ये रखना पड़ेगा ये चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है। बहरहाल कहानी के जिस पड़ाव पर अभी हमें चंद्रगुप्त के साथ विवाह हुआ था राजकुमारी ईश्वरा का और कुछ अंतराल के बाद राजकुमार चंद्रगुप्त का देहांत हो जाता है। इस घटना के बाद या दुख की घटना के बाद राजकुमारी ईश्वरा वैराग्य धारण कर लेती है और अपने पति की आत्मा के शांति के लिए लाखामंडल क्षेत्र में शिव मंदिर का निर्माण कराती है। आज भी अगर हम लाखामंडल क्षेत्र में जाएं तो लाखामंडल क्षेत्र में हमें अनेकों शिवलिंग प्राप्त होते हैं। पुरातात्विक स्रोतों की इस कड़ी में दूसरे हमारे पास मंदिर लेख आते हैं। मंदिर की दीवारों के अंदर लिखे गए लेख और मंदिर की दीवारों के बाहरी हिस्से पर लिखे गए लेख। अगर हम मंदिर के बाहरी हिस्से पर लिखे गए लेख की बात करें तो उसमें हमारे पास गोपेश्वर का गोपीनाथ मंदिर से हमें प्रमाण मिले हैं। दूसरा हमें कालीमठ मंदिर के बाहरी हिस्से पर लिखे गए लेख से हमें प्रमाण मिला है। केदारनाथ मंदिर से हमें लेख मिला है और रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत गुप्तकाशी के नज़दीक नाला मंदिर से भी हमें इस चीज़ के प्रमाण मिले। लेकिन अगर हम मंदिर के बाहरी अंदर वाले हिस्से की बात करें कि अंदर वाले हिस्से से इतिहास की हमें जानकारी मिली है तो देवप्रयाग के मंदिर से और कल्पनाथ के मंदिर से हमें इतिहास की जानकारी मिली है, क्योंकि इन मंदिरों के अंदर की दीवारों पर ऐतिहासिक चीज़ें लिखी हुई हैं। इसी कड़ी में अगर हम ईंट लेखों की बात करें तो देहरादून के बाढ़ वाला क्षेत्र और नैनीताल के नज़दीकी वाले क्षेत्रों में हमें कुछ ईंटें प्राप्त हुई हैं, जिन ईंटों पर इतिहास से संबंधित कुछ चीज़ें अंकित की गई हैं। इसी कड़ी में अगर हम त्रिशूल लेखों की बात करें, क्योंकि कुछ त्रिशूल लेख हमें प्राप्त हुए और उन त्रिशूल लेखों पर हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। 6वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी के इतिहास की जानकारी हमें गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर के त्रिशूल से प्राप्त हुई है, जिसमें राजा अशोकचल और नागपति मल की हमें जानकारी प्राप्त हुई है। उत्तराखंड की जमीन पर हमें एक दूसरा त्रिशूल भी मिला है, जिस त्रिशूल पर भी किसी राजा का नाम अंकित है और ये त्रिशूल हमें उत्तरकाशी क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। इसी सीरीज में अगर हम मूर्ति लेखों की बात करें तो मूर्तियों के पीठ वाले हिस्से पर कुछ लेख हमें प्राप्त हुए हैं और ये लेख हमें श्रीनगर रियासत की पुरानी राजधानी देवलगढ़ के मंदिर से प्राप्त हुई है। देवलगढ़ के मंदिर में राजराजेश्वरी माता का मंदिर है और राजराजेश्वरी माता की जो मूर्ति है उस मूर्ति की पीठ पर कुछ चीज़ें अंकित हुई हैं और ये भी हमें इतिहास की जानकारी देती है। तथा दूसरा अगर हम बात करें चमोली के कोलसारी क्षेत्र से भी हमें मूर्ति की पीठ पर लिखे गए लेख प्राप्त हुए जो इतिहास की जानकारी हमें देते हैं। आगे इसी सीरीज में अगर हम मुद्राओं की बात करें तो मुद्राएं भी इतिहास की जानकारी देती हैं।
जिसमें हमें कुषाणकालीन मुद्राएं उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों से प्राप्त हुई हैं और उन पे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त हुई है। जिसमें अगर हम बात करें मोर ध्वज की बात करें, मोर ध्वज पुराना नाम कोटद्वार का हुआ करता था। हालांकि अगर हम आज पर्टिकुलर मोर ध्वज की बात करें, मोर ध्वज आज उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में शामिल है। लेकिन अगर हम कोटद्वार की बात करें तो कोटद्वार का पुराना नाम हम धर्म ग्रंथों में मोर ध्वज ही पढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें सुमाड़ी गांव से, पौड़ी के सुमाड़ी गांव से भी कुषाणकालीन हमें कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। टिहरी जिले के अंतर्गत मुनि की रेती से हमें कुषाणकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई है और गोबिसाण जो काशीपुर का पुराना नाम है, वहां से भी हमें कुछ कुषाणकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जो हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त करवाती हैं। इसी कड़ी में अगर हम पुरातत्व की और बात करें तो उसमें हमें कुछ ताम्रपत्र मिले हैं, जिन ताम्रपत्रों से हमें इतिहास के मूल्यांकन या फिर इतिहास के आकलन करने में आसानी होती है और ये ताम्रपत्र हमें मिले हैं कार्तिकेयपुर राजवंश से जुड़े हुए। तो उन ताम्रपत्रों से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये कुछ हमारे पास उत्तराखंड के पुरातत्व से जुड़े हुए कुछ स्रोत हमारे पास थे। अब हम साहित्यिक स्रोतों की बात करते हैं। साहित्यिक स्रोतों में कहाँ कहाँ पर उत्तराखंड की हमें जानकारी मिली है। अगर हम धर्म ग्रंथों की बात करें तो वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन धर्म ग्रंथों में हमें इस चीज़ की जानकारी मिली है। महाकाव्यों में रामायण और महाभारत में हमें इस चीज़ की जानकारी मिली है। साथ ही समकालीन जिन्होंने भारत का इतिहास लिखा है उसमें भी हमें उत्तराखंड की जानकारी मिलती है। जैसे कश्मीर का इतिहास लिखने वाले व्यक्ति ने, जिन्होंने कश्मीर का इतिहास लिखा है, उन्होंने इसमें उत्तराखंड की जानकारी भी अंकित करवाई है। कलहड़ ने जो किताब लिखी कश्मीर का इतिहास, वो उत्तराखंड की जानकारी हमें प्रदान करती है। तथा समकालीन भारत के और भी जो राजवंश हैं, उन राजवंशों में दिल्ली सल्तनत से मुगल काल और मुगल काल के बाद आने वाले अंग्रेजों के काल तक हमें उत्तराखंड की जानकारी प्राप्त होती है।